हेलो दोस्तों, मैं राजू प्रजापत आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमारा टॉपिक चला था मौर्योत्तर काल। हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने सबसे अंत में बात की थी कुषाण वंश की। कुषाण वंश को हमने पढ़ लिया था और हमने साथ ही साथ ये भी बात कर ली थी कि कुषाणों के सामंत कौन थे, तो गुप्त। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, क्योंकि हमने जब मौर्य काल पढ़ा था तो मौर्य काल के बाद में हमें मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक पढ़ना था हमारे को, वो पढ़ना था गुप्त काल। तो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो इतिहास आता है वो आता है मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। उसको हमने पढ़ लिया था। उसमें एक तो वो राजवंश आते हैं या वो शासक आते हैं जिन्होंने भारत पर अधिकार किया है, जैसे शुंग वंश आ गया, कणव आ गया, इसके बाद में सातवाहन और वाकाटक, ये चार राजवंशों की हमने बात की थी। साथ ही साथ विदेशी आक्रांता आए थे, जिनमें सबसे पहले यूनानी आते हैं, यूनानियों के बाद में शक आए, शकों के बाद में कौन आए थे, पल्लव आते हैं, और पल्लवों के बाद में कौन आए थे, कुषाण आए थे। तो इस प्रकार जो विदेशी आक्रांता आए उनमें सबसे अंत में आते हैं कुषाण, और सबसे पहले कौन आए थे, यूनानी आए थे। अब देखो, सबसे अंत में कुषाण आए, कुषाणों ने भारत पर अधिकार किया, ठीक है। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। कहां पर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था, ठीक है। उसकी हमने बातें कर ली थी। अब देखो, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। तो गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त सामंत थे कुषाणों के। और हमारा आज का टॉपिक है गुप्त वंश। तो आज हम शुरू करते हैं गुप्त काल को, हम शुरू करते हैं। देखो, गुप्त काल को हम शुरू करें उससे पहले कुछ कथन आते हैं। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल के बारे में अलग अलग कथन कहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं के.एम. मुंशी की। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, तो गुप्त काल के बारे में के.एम. मुंशी ने कहा है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल के.एम. मुंशी के अनुसार गुप्त काल को कहा जाता है। जबकि भारतीय साहित्य का पुनर्जागरण काल मैक्स मुलर के अनुसार किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। साथ ही साथ आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के अनुसार जो भारतीय कला थी, भारतीय कला का पुनर्जागरण काल किस काल को कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया। ये तीन कथन है, गुप्त काल से जुड़े हुए तीन कथन है, ये आपके सामने है कि के.एम. मुंशी ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल किस काल को कहा है, गुप्त काल को कहा है। जबकि मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है, गुप्त काल को। और आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने भारतीय इतिहास की जो कला है, कला का पुनर्जागरण काल गुप्त काल को कहा था। तो ये आते हैं आपके सामने कथन आते हैं। अब देखो, हम बात करें कि गुप्त थे कौन। यदि मैं बात करूं गुप्तों की कि गुप्त थे कौन, तो गुप्त थे कौन, इसका उत्तर हमारे सामने सबसे पहले आ चुका है कि गुप्त कौन थे, तो गुप्त सामंत थे। किसके, कुषाणों के। तो गुप्त कौन थे, तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अब ये तो आपको पता चल गया कि गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। लेकिन यदि मैं बात करूं कि गुप्तों की जाति क्या थी, कि गुप्त किस जाति को बिलोंग करते थे, कि गुप्त ब्राह्मण थे, कि गुप्त वैश्य थे, शूद्र थे या क्षत्रिय थे, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनके बारे में अलग अलग मत दिया है। देखो, हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। साथ ही साथ मैं बात करूं हेमचंद्र राय चौधरी। ये कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि जो आपके गुप्त थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे। अब देखो, इन लोगों ने कहा कि ब्राह्मण थे, और सबसे प्रमाणिक मत भी कौन सा माना जाता है, यही मत सबसे प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है। कि ब्राह्मण कौन कौन मानता है, तो गुप्तों को ब्राह्मण मानता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, और हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार ब्राह्मण गुप्त कौन थे, तो ब्राह्मण थे। जबकि आर.सी. मजूमदार का मानना है कि जो गुप्त थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे। जबकि एक इतिहासकार है जिनका नाम है रोमिला
थापर और है राम शरण शर्मा, राम शरण शर्मा। रोमिला थापर और रामशरण शर्मा का मानना है कि जो ये थे गुप्त जो थे आपके सामने वेश्य थे। जबकि एक इतिहासकार है जिनका नाम है केपी जायसवाल, काशी प्रसाद, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, काशी प्रसाद जायसवाल। जो काशी प्रसाद जायसवाल है उनका मानना है कि जो आपके सामने गुप्त है वो कौन थे, शूद्र थे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इनकी जाति क्या थी। तो गुप्तों की जो जाति थी उनके बारे में अलग अलग मत आता है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा व हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार जो गुप्त थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे। जबकि आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया है। जबकि रोमिला थापर और रामशरण शर्मा के अनुसार इनको क्या बताया गया है, तो वैश्य बताया गया है। जबकि केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार इनको शूद्र बताया गया है। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं। तो ये तो इनकी जाति से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य थे, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, ये तो इनकी जाति हो गई, साथ में तुम्हारे को पता चल गया कि ये थे कौन, तो ये कुषाणों के सामंत थे। अब हम बात करते हैं इनके शासन काल की बात करें तो गुप्त वंश का जो पहला शासक बना था उसका नाम था श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। देखो मैं श्रीगुप्त की बात करूं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपके सामने था श्रीगुप्त, संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था आपके सामने था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त की एक उपाधि थी, उसका नाम था महाराजा, महाराजा नहीं महाराज। इसकी जो उपाधि थी उसका नाम था महाराज। अब देखो, अब ये संस्थापक है किसका, गुप्त वंश का संस्थापक है। जब ये गुप्त वंश का संस्थापक है तो इसको कहा जाएगा आदि पुरुष। किसका, गुप्त वंश का आदि पुरुष, आदि पुरुष यानी गुप्त वंश का आदि पुरुष संस्थापक है, या साथ ही साथ हम बोल सकते हैं मूल पुरुष। मूल पुरुष किसको कहा गया है, तो गुप्त वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष व संस्थापक आपके सामने श्रीगुप्त को कहा गया है। ये अस्थायी शासक था, यानी कि इसने परमानेंट कोई राजधानी नहीं बनाई थी। इस कारण ये तो आता है आपके सामने गुप्त वंश का संस्थापक। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अभी हम पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब वो वास्तविक संस्थापक कैसे बना, ये भी वैसे संस्थापक है, चंद्रगुप्त प्रथम भी संस्थापक था, लेकिन उसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को क्या कर लिया था, अपनी राजधानी बना ली थी। इनके पास में कोई स्थायी राजधानी नहीं थी, इस कारण इनको संस्थापक कहा गया है। जबकि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसके पास में स्थायी राजधानी हो गई थी पाटलिपुत्र पटना। ठीक है, यदि हम बात करें तो चीनी यात्री, एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था इत सिंह। चीनी यात्री इत सिंह ने इनको कहा है चेलीकेतो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चेलीकेतो किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो जो चीनी यात्री था इत सिंह, चीनी यात्री इत सिंह के द्वारा श्रीगुप्त को क्या कहा गया है, तो चेलीकेतो कहा गया है। अब देखो गुप्त वंश का प्रथम शासक तो आपके सामने श्रीगुप्त हो गया, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो गया। इसके बाद में शासक बनता है घटोत्कच। कौन बना था, श्रीगुप्त के बाद में शासक बनता है घटोत्कच। घटोत्कच भी शासक बना। इसकी यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त की और घटोत्कच की उपाधि सेम है, तो इसकी उपाधि भी क्या थी, तो इसकी उपाधि भी थी आपके सामने महाराज की, इसके पास में उपाधि थी। अब देखो एक बहुत स्टार लगा के बात करनी है इसकी। हम बात करेंगे गुप्त वंश का एक शासक आने वाला है थोड़ी देर बाद में, जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त, देखो प्रभावती गुप्त का रिद्धपुर ताम्रपत्र में
ताम्रपत्र में घटोत्कच को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे देखो हमने पढ़ा है कि गुप्त वंश का संस्थापक था आपके सामने श्री गुप्त। इस कारण गुप्त वंश का आदि पुरुष किसको कहा गया है? श्री गुप्त को कहा गया है। लेकिन भारतीय इतिहास की एक घटना मिलती है कि चंद्रगुप्त सेकंड की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का एक हमारे को ताम्रपत्र मिला है जिसका नाम है रिद्धपुर ताम्रपत्र। कौन सा है? उसका नाम है रिद्धपुर ताम्रपत्र। जो रिद्धपुर जो ताम्रपत्र मिला है हमारे को प्रभावती गुप्त का, उसमें लिखा हुआ है कि गुप्त वंश का जो आदि पुरुष माना गया है, किसको माना गया है? घटोत्कच को लिखा है उसमें। तो ये प्रभावती गुप्त के जो रिद्धपुर ताम्रपत्र जो है लिखा हुआ है उसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे तो गुप्त वंश का आदि पुरुष श्री गुप्त है, लेकिन रिद्धपुर ताम्रपत्र के अनुसार गुप्त वंश का आदि पुरुष कौन है? घटोत्कच है। घटोत्कच के बाद में शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। देखो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक बना था जिसका नाम था, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक बना था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। देखो पहले शासक है, प्रतापी शासक है, वास्तविक संस्थापक रहेंगे गुप्त वंश के, इस कारण इनका जो शासनकाल है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 319 से 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल मिलता है। अब देखो इनकी एक बात करें, इनकी उपाधि की, तो उपाधि की बात करें तो इनके पास में एक उपाधि थी महाराजाधिराज। महाराजा इनके पास में एक उपाधि थी जिसका नाम था, देखो हम दूसरे पेन से लिखते हैं, महाराजाधिराज। कितनी लंबी उपाधि है? तो इतनी लंबी उपाधि है तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो कौन था? वो आपके सामने था चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक, गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। जबकि महाराज की उपाधि श्री गुप्त के पास में भी महाराज की उपाधि थी और घटोत्कच के पास में भी महाराज की उपाधि थी। जबकि महाराजाधिराज की उपाधि पहला शासक गुप्त वंश का कौन है जिसने धारण की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक तथ्य मिलता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो बड़ी गजब की बात मिलती है कि जब इनका राज्यारोहण हुआ, राज्यारोहण कब हुआ था? 3 मार्च 319 को, 3 मार्च 319 ईस्वी को इनका राज्यारोहण हुआ। अब राज्यारोहण इंपोर्टेंट क्यों है? देखो गुप्त वंश का जो शासक था, वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्यारोहण हुआ था वो 3 मार्च 319 ईस्वी को हुआ था। अब देखो जब इनका राज्यारोहण हुआ उस समय इन्होंने कौन सी संवत चलाई थी? तो इन्होंने चलाई थी गुप्त संवत। तो ध्यान रखना गुप्त संवत किसने चलाई थी? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाई थी। और गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग किसने किया था? पहली बार प्रयोग गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। और कहां पर किया था? तो मथुरा
चंद्रगुप्त सेकंड का जो मथुरा अभिलेख था उसमें इसने किया था। तो ध्यान रह जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक था, जिसका जो राज्यरोहण हुआ 3 मार्च 319 ईस्वी को, जब राज्यरोहण हो रहा था उस समय इसने गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। और गुप्त संवत चला तो दिया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन जो गुप्त संवत चलाई गई थी उसका वास्तविक प्रयोग सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कहां पर किया था? आपके सामने मथुरा अभिलेख में किया था। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे मैं बात करूं चंद्रगुप्त प्रथम की, कि चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। वैशाली में एक वंश रहा करता था जिसका नाम था लिच्छवी वंश। वैशाली में एक वंश रहा करता था जिसका नाम था लिच्छवी वंश, और लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। ये यहां से जाता है और कुमार देवी के साथ में इसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। विवाह करने के बाद में, विवाह के उपलक्ष्य में या विवाह की खुशी में इसने क्या किया? सोने का सिक्का चला दिया। किसके नाम से? कुमार देवी के नाम से। तो भारतीय इतिहास में पहली महिला कौन थी? कुमार देवी थी, जिसके नाम से सोने के सिक्के चले थे। और गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए थे वो यही था आपके सामने, चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो इसने विवाह किया, विवाह करते ही सोने के सिक्के चलाए जिनको कहा गया है राजा रानी प्रकार का सिक्का। ठीक है, दंपत्ति प्रकार का सिक्का, साथ में कुमार देवी प्रकार का सिक्का, इन सिक्कों के नाम है। अब इन्होंने सिक्का चलाया। सिक्का चलाने के बाद में देखो संयोगवश ऐसा हुआ कि जब इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया, अब ये राजकुमार है, खुद शासक है, गुप्त वंश के शासक थे। तो जो लिच्छवी वंश के शासक थे उन्होंने क्या किया? पटना या पाटलिपुत्र को किसको दहेज में दे दिया? तो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी वंश के जो शासक थे कुमार देवी के पिता, उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज के अंदर क्या दे दिया? पटना को दे दिया। पटना बोले तो पाटलिपुत्र। जैसे ही दहेज के रूप में पटना मिला चंद्रगुप्त प्रथम को, दहेज के रूप में पटना को मिलते इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना ली? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया। जैसे ही राजधानी बनाई, अब इससे पहले जो शासक हुए घटोत्कच और श्रीगुप्त, उनके पास में स्थायी राजधानी नहीं थी। जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी स्थायी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई, और यह हो गया गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा। और गुप्त वंश की राजधानी मुख्यतः क्या रही थी? पाटलिपुत्र रही थी, और इनका राज चिन्ह रहा था मयूर। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो राजधानी हो जाएगी दो, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजधानी थी पाटलिपुत्र और एक थी उज्जैनी का, उसकी भी हम बात करेंगे। देखो जो हमने कहानी कही है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसने क्या किया? वैशाली में कौन सा वंश था? लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश था, और लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम राजकुमारी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी के साथ में इसने विवाह किया। विवाह करते ही उसने कुमार देवी के नाम से क्या चला दिए? सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के किस नाम से चलाए? तो सोने के सिक्के चलाए राजा रानी प्रकार। राजा रानी प्रकार का सिक्का उसको कहा गया। साथ में उसको कहा गया कुमार, क्योंकि पत्नी का नाम रहा कुमार देवी, तो कुमार देवी प्रकार का सिक्का रहा। साथ में राज दंपत्ति प्रकार का सिक्का, राज दंपत्ति प्रकार का सिक्का था। तो ये सिक्के चलाए, और जब इन्होंने विवाह किया तो दहेज में इनको क्या मिला? तो दहेज में इनको मिला था पटना इनको दहेज में मिला। और पटना को दहेज में मिलते ही इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया? पटना बोले तो पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बना लिया। और इनकी उपाधि की वैसे हम बात कर चुके हैं। इनके पास में उपाधि थी जिसका नाम था महाराजा धीराज। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बात करें कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो शासक बना था उसका नाम था
गुप्त। समुद्रगुप्त शासक बनता है कब? 350 से 375 ईस्वी के मध्य समुद्रगुप्त शासक बना था। इसकी बात करेंगे हम कल। तो ठीक है, तो आज के लिए हम कक्षा को यही विराम देते हैं। ये थी कुछ प्रारंभिक बातें किसकी?